नमस्कार साथियों, मैं सेल्फ सतवीर यादव और मैं लेके आया हूँ सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संघ सरकार। तो आज हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, संघ सरकार के बारे में जानेंगे कि सरकार होती क्या है। सबसे पहला तो सवाल यही होता है, सरकार के स्तर कितने होते हैं और सरकार को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, और हमारी जो संघ सरकार है उस संघ सरकार में कौन कौन से यहाँ पर अंग होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उन सभी के बारे में हम विधिवत यहाँ पे जानकारी जुटाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है संघ सरकार। बात करें हम संघ सरकार के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि सरकार, सबसे पहला वर्ड कि सरकार होती क्या है। ठीक है, सरकार आखिरकार होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार क्या होती है। चलिए सबसे पहले यहीं पे बात करते हैं। सरकार, जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में जान लेते हैं। सरकार, आखिरकार सरकार हम किसे कहें, गवर्नमेंट होती क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरकार समाज के अमूर्त रूप को, अमूर्त का मतलब हुआ जो अव्यवस्थित जो रूप है, इस अमूर्त रूप को कैसा रूप दे, मूर्त रूप देने वाली जो संस्था है, समाज के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने वाली संस्था, अव्यवस्थित रूप को यदि व्यवस्थित ढांचे में जो ढालता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, सरकार कहेंगे। ठीक है, सरकार समाज के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने वाली संस्था। अब सरकार को यहाँ पर दो वर्गों में बांटा जाता है। सरकार का एक क्षैतिज वितरण होता है, एक सरकार का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। बात करूं मैं यहाँ पे, सरकार को एक तो दो स्तरों पर बांट दिया जाता है, जिसमें होता है एक केंद्र स्तर, एक होगा केंद्र स्तर। ठीक है, एक तो हमारे पास में पाया जाएगा केंद्र स्तर और एक सरकार का होता है राज्य स्तर। तो सरकार मूल रूप से, गवर्नमेंट जो है वो दो स्तरों पर बटी होती है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। ठीक है, केंद्र व राज्य स्तर पर बांट करके यहाँ पे सत्ता का वर्गीकरण किया जाता है। सरकार को दो स्तरों पर बांट दिया जाता है। वहीं हम बात करें, एक इसका जो वितरण होता है, इस वितरण में सरकार को एक ही स्तर पर अलग अलग ऑर्गन्स में यहाँ पर विभाजित कर दिया जाता है। एक ही स्तर पर अलग अलग ऑर्गन्स में बांट करके, कार्यों का विभाजन करके, और यहाँ पे संचालन, शासन संचालन किया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर ये रूप देखने को मिलता है, वह केंद्र स्तर पर भी पाया जाएगा और वह राज्य स्तर पर भी पाया जाएगा। केंद्र व राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर यहाँ पर शासन को क्या किया जाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स में बांट करके यहाँ पे शासन संचालन किया जाता है, जिसमें मूल रूप से हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, ये तीन पार्ट बनते हैं, जिसमें से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सरकार को मूल रूप से इन स्तरों पर बांट करके कार्य किया जाता है। तो आई होप ये बात बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि जो सरकार है वो कितने स्तरों पर बटी होती है। इस सत्ता का जो वितरण होता है दो स्तरों पे हो गया, केंद्र और राज्य स्तर पर। वहीं इसको जो ऑर्गन्स है वो टोटल होते हैं तीन ऑर्गन्स में इसको बांट करके और शासन का संचालन किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ सबसे पहले हमें जान लेनी है, याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सरकार के बारे में। जो सब हम आज यहाँ पे क्लास में जो बात कर रहे हैं वो संघ सरकार है, और संघ सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया जा रहा है। ठीक है, संघ सरकार का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में है, भाग 5 में किया गया है। ओके, जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पे पार्ट है संविधान के अंतर्गत, जिसका उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक किया जा रहा है। तो 52 से लेकर के 151 एक बड़ा यहाँ पे पार्ट है, पार्ट 5, भाग जो है 5। और यहाँ पे संघ सरकार की अगर मैं बात करूँ तो संघ सरकार को मूल रूप से तीन ऑर्गन्स, जो कि अभी हमने बात की कि प्रत्येक स्तर पर यहाँ पर 3 ऑर्गन्स में इनको बांटा गया है,
3 अंग यहाँ पर बताए गए हैं संघ सरकार के। वैसे ध्यान रखिएगा, सरकार का एक चौथा अंग भी होता है, और सरकार का जो चौथा अंग होता है, इस चौथे अंग को हम कहते हैं मीडिया। सरकार का चौथा अंग, और चौथा अंग क्या कहलाता है? चौथा अंग कहलाता है मीडिया। तो वर्तमान में सरकार को बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं मीडिया की होती है। मीडिया में हो सकता है कि वो हमारे न्यूज़ चैनल्स हों, है ना, या फिर न्यूज़पेपर्स हों, सोशल मीडिया हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से लोगों की प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस प्रकार से वर्तमान में सत्ता को बनाने में एक बड़ी भूमिका यहाँ पर मीडिया की भी देखने को मिलती है। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, आम जनता तक पहुँचाना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो भूमिका मीडिया की ही होती है। इसके लिए प्रत्येक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपने अपने स्टार प्रचारक रखती हैं। बिशोर ये बात आप सभी को अच्छे से पता होगी कि प्रत्येक जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास में, जो नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास में 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। तो ऐसे में वो अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से यहाँ पे कैंपेन करते हैं, और कैंपेन करके आम जनता यहाँ पर अपनी सरकार या फिर विपक्षी दल अपनी नीतियों के बारे में आम जनता तक उनको पहुँचाने में सफल हो पाते हैं। तो सरकार का चौथा अंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान स्थितियों में बनता जा रहा है। वैसे संघ सरकार के टोटल जो ऑर्गन्स होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें एक आता है कार्यपालिका, नंबर 2 इज विधायिका, और नंबर 3 इज न्यायपालिका। अब देखिए ये यहाँ पर ऑर्गन्स क्यों बनाए गए हैं? तो ऑर्गन्स बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है कि यहाँ पर प्रत्येक जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे ऑर्गन्स है सभी कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो सकता, और करेगा तो ऐसे में एक फेयर वर्क हमारे सामने निकल के नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं बस उसी के लिए यहाँ पर सरकार को अलग अलग स्तरों, अलग अलग अंगों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं बात करूं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी तीनों अंग अलग अलग हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव का जो वर्क है ये मूल रूप से जो बनाए गए जो कानून हैं उन कानूनों का क्रियान्वयन करता है या उनका संचालन करने की भूमिका निभाता है। ठीक है, कानून जो बना दिए जाते हैं, अब कानून कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। यानी कार्यपालिका जो कानून संचालित करेगी, इनका निर्माण कौन कर रही है? विधायिका कर रही है। तो विधायिका के द्वारा यहाँ पर जो हमारी लेजिस्लेटिव है ये क्या कर रही है? कानून बना रही है। जो कानून बनाएगी उन कानूनों को क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका करती है। वहीं पे जो न्यायपालिका होती है हमारी, ये न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य है ये न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या करती है, न्यायिक समीक्षा की यहाँ पर भूमिका निभाती है। तो तीनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कार्यपालिका कानून संचालन का काम कर देगी, विधायिका कानूनों का निर्माण कर देगी, और जो जुडिशरी सेक्शन है हमारा ये संविधान की व्याख्या करेगा, न्यायिक समीक्षा की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो तीनों अंग यहाँ पे सेपरेट रूप से अपनी अपनी भूमिका पे कार्य करते हैं। एक चीज़ हमें और अच्छे से यहाँ पर जान लेनी होगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अच्छे से एक चीज़ जो हमें जाननी है, क्या चीज़ जाननी है उसको भी देख लीजिए। आपको बता दिया जाए यहाँ पे जो हमारी विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होती हैं इनके एक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो मूल रूप से इसके लिए एक थ्योरी चलती है, एक सिद्धांत कार्य करता है, और इसे हम बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहता है कि शक्ति को अलग अलग स्तरों पर बांटा जाए। एक स्तर पर रहने से कहीं न कहीं वह व्यवस्थित जो ढांचा है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। बस इसी वजह से यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण किया गया, जिसमें जो हमारे 3 अंग हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है विधायिका या लेजिस्लेटिव की बात की जा रही है। एक जो ऑर्गन होता है ये होता है विधायिका है। जबकि सेकंड जो हमारा अंग आता है, सेकंड जो अंग होगा हमारे पास में, उसे हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारे पास में आती है कार्यपालिका की। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट इज यहाँ पर विधायिका हो गई। विधायिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका यहाँ पे होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं विधायिका में कौन होता है, तो विधायिका का जो स्ट्रक्चर होता है, विधायिका में यहाँ पर मूल रूप से एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के साथ में यहाँ पर होती है एक पार्लियामेंट, संसद होती है। अब संसद जो होगी हमारी, इस संसद के 2 सदन होते हैं। एक सदन को हम कहते हैं लोकसभा, एक सदन हो गया लोकसभा, और एक सदन हो गया राज्यसभा।
अब हमें पता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, राज्यसभा सभापति होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा में प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा सदस्यों से मिलकर मंत्रिपरिषद भी बनती है, तो मंत्रिपरिषद भी यहाँ पे हो गई, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति भी हो गया, साथ में राष्ट्रपति, ये सभी से मिलकर के विधायिका बन रही है। वहीं जो हमारी कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका में भी यही लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसीलिए विधायिका के अंतर्गत ही किसको शामिल कर दिया गया, कार्यपालिका को। लेकिन शक्ति का पृथक्करण करते हुए यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका को हमने सेपरेट रखा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि भारतीय जो न्यायपालिका है यह एक स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र है न्यायपालिका, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से विधायिका या कार्यपालिका का कोई रोल नहीं देखने को मिलता। यह एक अच्छे से निर्णय ले पाए, सभी के प्रति समान रूप से यहाँ पर भाव रख पाए, इसीलिए भारतीय न्यायपालिका को एक स्वतंत्र न्यायपालिका का दर्जा दिया गया है। तो शक्ति पृथक्करण किया गया है। जैसे कि शक्ति पृथक्करण की थ्योरी जो है मूल रूप से अमेरिका से प्रभावित है, भारत ने भी वहाँ से अपनाया। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं ये तीनों सेपरेट होते हैं, तीनों यहाँ पे ऑर्गन सेपरेट हैं। यहाँ पर विधायिका जो कि कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, कार्यपालिका जो न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत में इस मॉडल को थोड़ा सा चेंज किया गया, विधायिका व कार्यपालिका को आपस में रिलेटेड किया जा रहा है, जबकि न्यायपालिका को यहाँ पे स्वतंत्र इकाई के रूप में रखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझिएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन यहाँ पे ऑर्गन्स बना दिए गए। विधायिका कानून संचालन कर रही है, विधायिका कानूनों का निर्माण कर रही है, वहीं न्यायपालिका जो है वो यहाँ पे संविधान की व्याख्या करने का काम, संविधान की व्याख्या कर रही है, न्यायिक समीक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। बात करूं मैं कार्यपालिका के बारे में, तो कार्यपालिका का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से 78 के बीच में किया जा रहा है। वहीं विधायिका आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक है। वहीं न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है। आर्टिकल 52 से 78 के बीच में कार्यपालिका है, 79 से लेकर के आर्टिकल 122 के बीच में आती है विधायिका, और 124 से लेकर के 147 के बीच में है हमारी न्यायपालिका। तीन ऑर्गन सेपरेट किए जा रहे हैं। चौथा अंग पूछे और सबसे पावरफुल वर्तमान स्थितियों में पूछे तो वो अंग बन चुका है मीडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज इन सभी तीनों सेपरेट जो अंश हैं इनके एक पार्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा, जिसको हम चैप्टर फर्स्ट के नाम से जान रहे हैं, अध्याय जो 1 है उसमें आती है हमारी संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में है। और जैसा कि अभी हमने बात की है कि इसका जो मुख्य कार्य होता है ये कानूनों का क्रियान्वयन करना होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, कानूनों को संचालित करने की बात कर रहा है। बात करें संघीय कार्यपालिका में तो इसमें होता कौन है, तो मूल रूप से इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, एक यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, साथ में एक होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। एक होती है मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो भी इसी में शामिल होता है। और लास्ट एंड फाइनल महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो कार्यपालिका जो संघीय कार्यपालिका है उसमें मूल रूप से यही आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वैसे कार्यपालिका के विविध प्रकार हैं, जिनके मूल रूप से जो 2 प्रकार हैं उन पे मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे। नामात्र और वास्तविक जो प्रकार होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जो रियल एग्जीक्यूटिव है, उन पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं बता दूं, इसके अलावा जो हमने बात की है यहाँ पे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इसके अलावा एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट भी इनके साथ में होता है, जो कि एक स्थायी कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसकी भूमिका निभाता है, जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, बोले तो नौकरशाही। ठीक है, तो एक नौकरशाही जो होता है, ये नौकरशाही भी कहीं ना कहीं इसी कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नौकरशाही भी इसमें शामिल की जाती है। लेकिन हम बात करें संघ सरकार के अंतर्गत, तो मूल रूप से संघ सरकार में अस्थायी जो हमारी कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर के ही बनती है। ठीक है दोस्तों, बात करूं मैं यहाँ पे जो
कार्यपालिका है उसके मूल रूप से जो दो प्रकार हैं उन पे, फर्स्ट इज नामात्र कार्यपालिका, नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव होती है। ध्यान रखिएगा, नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव होगी इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उसे राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है, जो कि मूल रूप से केवल एक ऑर्गन्स की भूमिका निभा रहा है, एक औपचारिक पद की भूमिका निभाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की महारानी या फिर भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भी क्या होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, नामात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका में हम चलें, रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो शासनाध्यक्ष होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकी राष्ट्रपति, या फिर बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बात करें हम यहाँ पे आज सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन जो होता है देश का वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जो इस राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होता है वो कौन होता है, संवैधानिक जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति ही होता है। राजनीतिक प्रमुख की भूमिका में प्रधानमंत्री भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख की बात कर रहा है, औपचारिक प्रधान की बात कर रहा है, नामात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछ रहा है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति पूछे हमसे, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, तीनों सेनाओं का यहाँ पर सेनापति जो है वर्तमान स्थितियों में एक नया पद सृजित कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं सीडीएस, तीनों सेनाओं का सेनापति जो होता है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस होता है, और सीडीएस के ऊपर भी कौन है, राष्ट्रपति होता है। यानी कि एंड ऑफ जो यहाँ पे जो हमारी सेनाओं की जो मूल कमांड है वो भी किसके हाथों में होती है, राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो समझिएगा इसको। बात करूँ मैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, भारत का जो राष्ट्रपति है वो सेम जिसकी उसकी जो पोजीशन होती है वो ब्रिटेन की महारानी के समान, जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो वहाँ से वो प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित हो रहा है संवैधानिक स्थिति। वहीं पे राष्ट्रपति का जो पद है, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया जा रहा है, अमेरिका से। संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली जा रही है, ब्रिटेन से ली गई है, जबकि पद लिया जा रहा है अमेरिका से। वहीं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन पद्धति हमने अपनाई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से प्रभावित हो रहा है, पद अमेरिका से प्रभावित हो रहा है, जबकि संवैधानिक स्थिति कहाँ से, ब्रिटेन से प्रभावित है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वन लाइनर पे सीधा सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, वापस से सुन ले, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन से प्रभावित है, जबकि राष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रभावित है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से प्रभावित हो रहा है। ओके, बात करूं मैं यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल आता है 52, क्योंकि कार्यपालिका जो हमारी है, इस कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आर्टिकल 52 से प्रारंभ होकर के आर्टिकल 78 के बीच में चल रही है। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 52, और आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इस बात को जरूर अच्छे से गौर कीजिएगा, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। सेल बी की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति होगा। अब यहां पे होगा से तात्पर्य ये हुआ कि याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो पद है, इस राष्ट्रपति पद में किसी भी प्रकार का कोई शासकीय अंतराल नहीं हो सकता, ये पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। जैसे ही राष्ट्रपति पद के ऊपर जो व्यक्ति आसीन है, वह व्यक्ति किसी भी कारणवश से, किसी भी कारणवश बोले तो किसी भी कारणवश से अगर क्या हो रहा है, उस पद पर नहीं है, हो सकता है कि वह बीमार है, हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई है, हो सकता है त्यागपत्र दे दे, हो सकता है विदेश भ्रमण पे चला जाए, ठीक है, या किसी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए, पद से त्यागपत्र दे दे, कोई भी रीजन हो, किसी भी वजह से अगर वह उस पद पर नहीं है तो पद रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि शासकीय अंतराल, इस पद में किसी भी प्रकार का शासकीय अंतराल नहीं हो सकता, इसलिए तुरंत प्रभाव से इस पद को भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सेल्बी से रियल जो मीन्स है वो हमारा यही है कि ये पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। यानी सीधा सीधा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है,
कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। पद का जो उल्लेख है आर्टिकल 52 में किया जा रहा है। बात करूं मैं आर्टिकल 53 के बारे में, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 53 के बारे में कि संघीय कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां, संघीय कार्यपालिका की कैसी शक्तियां हैं, संपूर्ण शक्तियां, टोटल एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर रहा है। संपूर्ण शक्तियां किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित। इस बात को इस तरीके से समझिए, मान के चलिए कि जैसे कि एक लड्डुओं से भरा हुआ थाल, एक भारी भरकम थाल है जो किससे भरा हुआ है, बड़ा थाल है जो किससे भरा हुआ है, लड्डुओं से भरा हुआ है। लड्डू से भरा एक भारी भरकम थाल राष्ट्रपति अपने दोनों हाथों से उठा के खड़ा है। संपूर्ण शक्तियां किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां होती हैं, सभी शक्तियों का प्रधान होता है वो। लेकिन लड्डू से भरे थाल को जो अगर राष्ट्रपति उठा के खड़ा है तो क्या वो उनको बांट सकता है? वह शक्तियों को पकड़ के खड़ा है, लड्डुओं को पकड़ के खड़ा है, एक भारी भरकम थाल है, अगर एक हाथ से पकड़े तो ऐसे में सभी गिर सकते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल थ्योरी में याद रखिए, संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। किसमें निहित हो गई, राष्ट्रपति में निहित हो गई, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेगा, स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अपने अधीनस्थों की बात कर रहा है और अधीनस्थों में आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलकर के यहां पर बन रहे हैं अधीनस्थ, तो अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इन शक्तियों का जो प्रयोग है राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। समझ में आई बातें, तो इस चीज को जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। एक चीज अच्छे से ध्यान में बिठा लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या किया जाएगा, मानने के लिए बाध्यकारी किया जा चुका है। सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्यकारी होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये कंडीशन अप्लाई कर दी जा रही है कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। बिना सलाह किया गया कोई भी कार्य कैसा होगा, असंवैधानिक माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसलिए सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया, तो बाध्यकारी किया जा रहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया है सलाह मानने के लिए। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद क्या है, भंग हो चुकी है, मंत्रिपरिषद यदि भंग है तो ऐसे में सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा यदि मंत्रिपरिषद क्या है, भंग है। तो अगर मंत्रिपरिषद भंग नहीं है तो ऐसे में सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है 1955 में, और 1955 के अंदर एक मामला जो पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, जिसे नाम दिया गया राम जवया बनाम पंजाब राज्यवाद। राम जवया बनाम पंजाब राज्यवाद 1955 में पहुंच रहा है, और इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी कार्य कौन से होंगे। आखिर राष्ट्रपति कौन सी कार्यपालिका शक्तियों को यहाँ पे संचालित कर सकता है। तो यहाँ पे साफ शब्दों के अंदर जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, जो यहाँ पर आदेश जारी किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि विधायी और जो न्यायिक कार्य हैं, यदि विधायी और न्यायिक कार्यों को हटा दिया जाए, इन दोनों कार्यों को हटाने के बाद में जो भी शेष रहे कार्य हैं वो सभी के सभी कार्य कैसे माने जाएंगे, कार्यपालिका कार्य होंगे, जो राष्ट्रपति करेगा, देखेगा। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियों का प्रधान राष्ट्रपति होगा। 2 आर्टिकल्स बात कर रहा है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं आर्टिकल 53 है ना, संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके अंदर जाएंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, प्रेसिडेंट के अंतर्गत निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह है अपने स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। क्लियर है।
कार्य कौन से होंगे? विधायी और न्यायिक कार्यों को छोड़ने के बाद शेष रहे सभी कार्य कैसे कार्य होंगे? कार्यपालिका संबंधी कार्य माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं और आर्टिकल आता है हमारा 54, आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा कौन? एक निर्वाचक मंडल करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज करेगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रहा है। देखिए चुनाव दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में क्या होगा? प्रत्यक्ष में जनता स्वयं चुनाव में भाग लेती है और अपना प्रतिनिधि का चयन करती है। वहीं जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उस अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता स्वयं भाग ना लेकर के जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, यदि वह भाग लें किसी चुनाव में, तो वह इनडायरेक्ट फॉर्म होती है, अप्रत्यक्ष रूप होता है। तो बस यहाँ पे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें आम जनता खुद भाग नहीं लेकर के जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। एक निर्वाचक मंडल यहाँ पे भाग लेता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके माध्यम से होगा? एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा इसमें होंगे कौन? तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक तो आ गया लोकसभा, एक भाग ले रहे हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और साथ में भाग लेती हैं कौन? प्रांतीय विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभा, तीन कैटेगरी जाएंगी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभा। और इन तीनों के कैसे सदस्य होंगे? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, इलेक्टेड मेंबर्स। ये चीज जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल कैसे भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ पे नॉमिनेट पर्सन नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं हम किसकी? लोकसभा भाग ले रही है, राज्यसभा भाग ले रही है, विधानसभाएं भाग ले रही हैं, और इन सभी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो लोकसभा के कितने सदस्य होंगे? तो बात करें हम लोकसभा, तो लोकसभा की टोटल जो सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है। 545 में 2 सदस्य यहाँ पे नॉमिनेट हो रहे हैं, तो बच गए हमारे पास में 543 सदस्य। तो 543 सदस्य लोकसभा से होंगे। वहीं पे बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की वर्तमान जो सदस्य संख्या है 245 है, जिसमें से 12 सदस्य यहाँ पे नॉमिनेट होते हैं, तो बच गए हमारे पास में 233 सदस्य। तो 233 सदस्य हो गए राज्यसभा के। तो लोकसभा और राज्यसभा से टोटल अगर मैं बात करूं तो 543, 233 टोटल जो सदस्य संख्या हो गई वो हो गई 776। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है, इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है, इन दोनों से मिलकर के हमारी संसद बनी। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनी, और संसद के कुल कितने सदस्य भाग लेंगे? 776 एमपीज भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में टोटल एमपीज कितने होंगे? 776 एमपीज होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 776 एमपीज लोकसभा राज्यसभा से 776 एमपीज होंगे। इसके अलावा कौन आ रहा है? प्रांतीय विधानसभाएं आ रही है। तो बात करूं मैं यहाँ पे प्रांतीय विधानसभाओं के बारे में। प्रांतीय विधानसभाओं की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय विधानसभा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं की बात करें प्रांतीय विधानसभा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो प्रांतीय विधानसभा है, भारत की टोटल प्रांतीय विधानसभाएं कितनी है? विधानसभाओं की संख्या है टोटल 31। याद रखिएगा इस बात को, भारत में टोटल विधानसभाओं की संख्या कितनी है? 31। प्रत्येक राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है, ठीक है। प्रत्येक राज्य की क्या होगी? एक विधानसभा होगी। अब प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा है, तो भारत के राज्य कितने हैं? 28 राज्य। तो प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा, तो 28 राज्यों की 28 विधानसभा हो गई।
तो राज्यों की तो 28 हो गई। इसके अलावा यूटीज की अगर हम बात करें तो यूटीज में कितनों में है, तो 3 यूटीज में है। 3 यूटीज में कौन कौन से में विधानसभा पाई जाती है, एक तो हो गई जम्मू कश्मीर, एक हो गई दिल्ली और एक हो गई पुडुचेरी या पौंडीचेरी जिसे आप कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी 3 ऐसी विधानसभाएं हैं जो कि यूटी से आ रही हैं। बाकी 28 राज्यों की हो गई। टोटल कितनी हो गई, 31। तो 28 और 3 31 विधानसभाओं के कुल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या है 4120। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, लेजिस्लेटिव के कितने हो गए, 4120 हो गए। सांसद टोटल कितने हो गए, 776 हो गए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य होंगे, 4896 सदस्य होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल 4896 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 4896 सदस्य यहां पे भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। यह बात समझ में आ चुकी होगी। लोकसभा के 500 कितने हो गए, 43, राज्यसभा के 233, टोटल सांसद 776, जबकि विधानसभा 31 हैं, 4120 इसके इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो भाग ले रहे हैं, जिनमें से 28 राज्यों के होते हैं और 3 यूटीज के होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति के इन चुनाव की अगर मैं बात करूँ, हाल ही में हुई राष्ट्रपति चुनाव जो कि जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जो चुनाव हो रहे हैं, जुलाई 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव। अब जुलाई 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, इसमें जो हमारा निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य भाग ले रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेगा, एक तो लोकसभा ले रही है, एक राज्यसभा ले रही है और साथ में प्रांतीय विधानसभा ले रही है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभा सदस्य यहाँ पे भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब लोकसभा के कितने होते हैं, तो लोकसभा के हो गए 543, राज्यसभा के हो गए 233 और विधानसभा के 4120। तो ये टोटल सदस्य यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी हाल ही जुलाई 2022 में जो चुनाव हो रहा है, इन चुनाव में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने भाग नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा क्या नहीं कर रही है, चुनाव में भाग नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ की विधानसभा भंग है। विधानसभा क्या है, भंग। एक चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों कि यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो और ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो राष्ट्रपति चुनाव पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस राज्य विधानसभा उसमें भाग नहीं लेगी। यदि कोई सदस्य अभी पदासीन नहीं है, पद रिक्त है किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसे में भी उससे भी राष्ट्रपति चुनाव पर रोक नहीं होगी, राष्ट्रपति के चुनाव कंटिन्यूसली हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर विधानसभा जम्मू कश्मीर की भाग नहीं ले रही है क्योंकि यहां पर इमरजेंसी लगी हुई है, और जम्मू कश्मीर विधानसभा भाग नहीं लेने के कारण याद रखना जुलाई 2022 में हुए चुनाव में किसने भाग नहीं लिया है, जम्मू कश्मीर विधानसभा भाग नहीं ले रही है। तो ऐसे में जो 2022 में जो हमारा जो यहाँ पर निर्वाचक जो मंडल बनता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज बना, इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर सिर्फ 4033 तो आते हैं कहाँ से, विधानसभा सदस्य, और 776 होते हैं किसके, संसद के सदस्य। तो ऐसे टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 6 3 9, 7 3 10, 7 और 1 8 और टोटल 4809। तो टोटल 4809 हो कितने सकते हैं, 4896 सदस्य टोटल निर्वाचक मंडल में होते हैं। लेकिन हाल ही में हुई चुनाव में 4809 सदस्यों ने ही भाग लिया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 4809 सदस्य ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें से मतलब कि 4809 जो सदस्य हैं, इनमें से भी याद रखिएगा टोटल 17 सांसद और कुल 126 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था। क्रॉस वोटिंग, तो क्रॉस वोटिंग कितनों ने किया है, 17 सांसद हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने हो गए, 126। इन्होंने क्या किया है, क्रॉस वोटिंग, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे, द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए प्रत्याशी रही थी, और संयुक्त जो दल से हैं वो यशवंत सिन्हा जी रहे थे। तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जी ने यशवंत सिन्हा जी को क्या किया था, इन चुनाव में हराया था। तो ऐसे में
द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों से टोटल 17 सांसद और 126 विधायकों ने भी उनको वोट किया है। तो यहाँ पर करंट के लिहाज से इस चीज़ को जरूर अच्छे से हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, वापस से हम इसको क्लियर करते हैं जी। तो हमने बात की है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रहा है, एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से हो रहा है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के कैसे सदस्य आ रहे हैं, निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गई कि भाग कौन ले रहा है। अब मैं यहां पे बात करूं कि भाग कौन नहीं लेता, भाग नहीं लेता, तो भाग कौन नहीं लेगा, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन तीनों के कैसे नॉमिनेट जो पर्सन हैं, मेंबर्स हैं, मनोनीत जो सदस्य हैं, एक तो इन तीनों के मनोनीत सदस्य और साथ में विधान परिषदों के सदस्य। साथ में कौन आ गए, विधान परिषदों के सदस्य, विधान परिषद सदस्य। राज्य स्तर पे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दो यहाँ पे क्या होते हैं, सदन होते हैं। विधान परिषद भारत के टोटल 6 राज्यों में पाई जाती है। 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद की व्यवस्था है, जिसमें कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये 6 विधान परिषद सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते, तो विधान परिषद सदस्य नहीं लेंगे। साथ में यहाँ पे नॉमिनेट जो पर्सन हैं, नॉमिनेट जो मेंबर्स हैं, ये भी भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। भाग लेंगे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। बात करूं मैं यहाँ पे 70वें संविधान संशोधन की, और 70वां संविधान संशोधन 1992 की अगर बात करें तो इसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या किया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन में ये क्या होंगे, शामिल होंगे। और पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी जो है विधानसभा सदस्यों ने राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के चुनाव में क्या किया था, भाग लिया था। के.आर. नारायणन साहब के चुनाव में क्या किया है, भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में एक तो कौन आ गए, सांसद आ गए, एक तो सांसद हो गए, एमपीज हो गए। ठीक है, एमपीज हो गए। एक साथ में हमारे यहाँ पे आ गए विधायक, विधायक हो गए, यानी कि एमएलएज हो गए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद और विधायक भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सांसद और विधायक यहाँ पे भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब सांसद और विधायक राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से निर्वाचन होता है, कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम यहीं तक बातें करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से हम इन सभी चीज़ों का एक बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं। आज की क्लास में हमने जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना संघ सरकार के बारे में कि संघ सरकार होती क्या है। ठीक है, संघ सरकार जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया जा रहा है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के बीच में संघ सरकार का उल्लेख है। संघ सरकार के 3 ऑर्गन्स, जिसमें एक आता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी सेक्शन। ठीक है, इसके बाद में हमने जाना कि जो हमारी जो कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका के अंतर्गत कौन होता है, यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है उसका कार्य क्या है, जो मुख्य कार्य बताएगा, कानूनों का संचालन करना। साथ में इस संघीय जो कार्यपालिका है इसमें होता कौन है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इन सबसे मिलकर के हमारी बनती है कार्यपालिका। इसके अलावा एक इसके स्थायी अंग के अगर चलें स्थायी कार्यपालिका में, तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी हमारे बीच में होती है। नेक्स्ट हमने आगे बात की थी नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका के संदर्भ पे। नाममात्र का जो अध्यक्ष है राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो शासनाध्यक्ष होता है। तो भारत में नाममात्र कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति, वहीं शासनाध्यक्ष के रूप में आता है प्रधानमंत्री। इसके बाद सबसे पहले हमने चर्चा की राष्ट्रपति के बारे में, जो कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, औपचारिक प्रधान, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, राष्ट्र का, है ना। और साथ ही हमने यहाँ पे बात की थी कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है ब्रिटेन से ली जा रही है, वहीं पर राष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से प्रभावित था। हमने जाना आर्टिकल 52 के बारे में,
और आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि पद कभी भी रिक्त नहीं होगा, पद का उल्लेख कर रहा है। वहीं आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को समझाया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। लेकिन 42 जो अमेंडमेंट, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जानी है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद भंग है तो उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा। साथ ही ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कार्यपालिका कार्य कौन से होंगे, तो विधायिका व न्यायिक कार्यों को छोड़ने के बाद बचे हुए शेष कार्य कार्यपालिका कार्य होते हैं, और ये तय किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है 1955 राम जमाया बनाम वर्सेज जो पंजाब राज्यवाद है उसी के तहत। ठीक है, इसके अलावा 54 पे हमने बात की और इसमें जाना कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा, और ये करेगा एक इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसके माध्यम से किया जाएगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 70वें संविधान संशोधन के बारे में जाना, जिसके तहत दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा सदस्य भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग ले रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास की बातें। इसी पार्ट को हम आगे चर्चा में कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।